नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नजर तीन खबर पर। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। आज हमारी नजर रहेगी इन तीन खबरों पर। पहली खबर दिल्ली से जुड़ी, जहां दिल्ली की आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी 14 घंटे तक की है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख पर अब बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या गठन के बाद से अब तक अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी कहने वाली आम आदमी पार्टी की साख दांव पर है। अब दूसरी खबर पे बात कर लेते हैं, तो ये खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी है, जहां हाल ही में भाजपा से सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद के सीईओ सुरेश मिश्रा के बीच बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें दोनों के बीच जमकर बहस होती है। ऑडियो के वायरल होने के कुछ ही घंटों बाद सीईओ पर प्राणघातक हमला हो जाता है। अब ऑडियो वायरल मामले पर बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी ने मीडिया को जिम्मेदार ठहरा दिया है। सवाल इस घटनाक्रम से यह उठता है कि इस मामले में माननीय सही है या फिर मीडिया गलत है। तीसरे खबर पर अगर गौर करें तो यह खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के पीछे आरएसएस का हाथ है। तो ये तीन प्रमुख खबरें हैं जिसे आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस बुलेटिन के अंतर्गत सवाल कई उठ रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले दिल्ली से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आप सरकार की आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे तक छापेमारी की है। तमाम दस्तावेज खंगाले गए। सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में 15 लोगों के नाम शुमार हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने मुख्य आरोपी बनाया है। सिसोदिया पर शराब के ठेकों के टेंडर में एक कंपनी को 144 करोड़ रुपए का मनमाने तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप है। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की तारीफ करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ छपी है। इधर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख पर अब बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने पैसे देकर एक खालिस्तानी समर्थक से ये लेख लिखवाया। इन मामलों को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या अपने गठन के बाद से अपने आप को सबसे ईमानदार राजनीतिक दल कहने वाली आम आदमी पार्टी की साख दांव पर है। तो ये एक बड़ा सवाल यहां पर उठा हुआ है और आम आदमी पार्टी विवादों से घिरती यहां नजर आ रही है, क्योंकि हालात जिस प्रकार से निर्मित हुए हैं, आपकी साख दांव पर नजर आ रही है। सीबीआई का दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर में जिस प्रकार से छापा मारा गया और बड़ी संपत्ति का यहां पर खुलासा हुआ है, 14 घंटे तक ये कार्यवाही लगातार चली। दस्तावेज खंगाले गए। आबकारी नीति को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कराई। वहीं घर का कोना कोना खंगाला गया। ईमेल तक यहां पर चेक किए गए। आज कल परसों में कभी भी इस सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं है तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूं, हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य संवारना बंद नहीं करेंगे। करोड़ों लोगों के इलाज के लिए काम कराना बंद नहीं करेंगे। आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ लाखों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं है। अगला चुनाव तो अब मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होकर रहेगा। और चले इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता धनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भारद्वाज जी, क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी, जैसे कि नाम से ही साफ है, आम आदमियों की पार्टी, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होती है, किसी भी चीज की गड़बड़ी नहीं होती, घोटाला नहीं होता, फिर ऐसे में ये दबिश दी गई है, डिप्टी सीएम के घर में बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए, जिस तरीके की कल जो कार्रवाई सीबीआई ने करी है, निश्चित तौर पर ये बहुत निंदनीय है और बहुत दुख होता है कि जो शिक्षा मंत्री देश का नाम अमेरिका तक रोशन कर रहा है, अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित अखबार में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के बारे में और दिल्ली की सरकार जो एजुकेशन में रेवोल्यूशनरी काम कर रही है उसके बारे में फ्रंट पेज पे आर्टिकल छपता है। और उसी दिन उस शिक्षा मंत्री के घर पे केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, सीबीआई की रेड करवा देती है। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का नाम रोशन हो रहा है, देश के चर्चे हो रहे हैं, इसमें तो सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए था।
सरकार को बोलना चाहिए था कि दिल्ली की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी जी को, सभी सरकारों को बोलना चाहिए था कि जैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, वैसे आप लोग भी करो। शिक्षा व्यवस्था की चलिए तारीफ तो हुई है, लेकिन बीजेपी ने तो इस पर भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पैसे देकर ये लेख छपवाया गया है। देखिए, कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा इस बात का खंडन करा है। बाकायदा उनकी एक ऑफिशियल प्रेस नोट आया है कि जो उनका रिपोर्टर था वो दिल्ली आया, उसने ग्राउंडेड रिपोर्ट करी है और तकरीबन 15 दिन वो दिल्ली के कोने कोने में गया है और सरकारी स्कूलों में सरप्राइज विजिट करी है और उसके बाद उसने इस तरीके का एक आर्टिकल और इस तरीके की एक स्टोरी कवर करी है। ये तो बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको वो करा है, पुष्टि करी इस बात की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों को दिक्कत होती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के चर्चे अगर अमेरिका में हो रहे हैं, आज आजादी के 75 साल बाद देश की किसी सरकार के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे छपा है, ये बहुत बड़ी, देश के लिए बहुत अचीवमेंट की बात है, बहुत प्राउड की बात है आपके और मेरे लिए। और एक्साइज पॉलिसी जिसको ये बार बार कह रहे हैं, इस एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली की सरकार ने अपडेट करा था। पुरानी एक्साइज पॉलिसी चल रही थी तो अपडेट करा, सरकार को रेवेन्यू का लॉस होता था क्योंकि दिल्ली में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था लिकर शॉप का। कई दिल्ली में ऐसे एरियाज हैं जो नॉन कंफर्मिंग एरियाज है जिनमें शराब की दुकानें पहले नहीं होती थी। तो क्या होता था कि उस एरियाज के अंदर इलीगल शराब की बिक्री होती थी, एक बहुत बड़ा शराब माफिया का रैकेट चल रहा था। तो दिल्ली की सरकार ने उन नॉन कंफर्मिंग एरियाज जहाँ पे इस तरीके का इलीगल लीकर का डिस्ट्रीब्यूशन चलता था, माफिया चलता था, उसको क्रैकडाउन करने के लिए पॉलिसी अपडेट करी। और उस पॉलिसी को खुद उस समय के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल साहब, उन्होंने बाकायदा उसको पॉलिसी को अप्रूव करा और एक बार नहीं 3 बार। लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ दिल्ली की आप सरकार एक बार फिर से घिरती नजर आ रही है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर। जिस प्रकार से सीबीआई ने छापेमार कार्यवाही की है, तमाम दस्तावेज खंगाले गए, 14 घंटे तक ये लगातार कार्रवाई की गई, घर का कोना कोना छान मारा गया है, ईमेल भी यहाँ पर चेक किए गए हैं, इनबॉक्स उनके चेक किए गए। कुल मिलाकर सिसोदिया पर शराब के ठेकों के टेंडर में एक कंपनी को 144 करोड़ के मनमाने तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगा है। अब इसी को देखते हुए सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाला मामले पर एफआईआर भी दर्ज की है। देखने वाली बात होगी कि आगे आम आदमी पार्टी का क्या कुछ रुख होता है, लेकिन ये बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी की साख दांव पर नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसे कि नाम से ही साबित है और केजरीवाल हमेशा से ये सिद्ध करते भी आए हैं कि आम आदमियों की पार्टी है। भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी जैसे कोई भी चीजें पार्टी के भीतर नहीं होती है, लेकिन डिप्टी सीएम के घर में जिस प्रकार से दबिश दी गई है और कार्रवाई जो हुई है, पार्टी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की साख दांव पर है। देखने वाली बात होगी कि पार्टी आगे क्या कुछ रुख यहां अपनाती है। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज के हमारे दूसरी खबर की। माननीय सही है या मीडिया गलत है, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि बात करना इस पर इसलिए जरूरी है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, जहां हाल ही में भाजपा से सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद के सीईओ सुरेश मिश्रा के बीच बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस ऑडियो में केपी त्रिपाठी सीईओ पर दबाव बनाकर काम करने की बात कहते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर बहस हो जाती है। इस ऑडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने के कुछ ही घंटों बाद सीईओ पर प्राणघातक हमला हो जाता है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। उन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस हमले का आरोप सीईओ सुरेश मिश्रा, जो कि पीड़ित हैं, जिनका इलाज अभी जारी है, उन्होंने सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और उनके आदमियों पर आरोप लगाया है। इस मामले में बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी ने मीडिया को जिम्मेदार बताते हुए प्रोटोकॉल का हवाला दिया और वहीं उन्होंने कहा कि मीडिया ने षड्यंत्र पूर्वक मुझे गलत ठहराया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या माननीय सही है या फिर मीडिया गलत। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी ने मीडिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि एक ऑडियो वायरल हुआ, वायरल के कुछ ही घंटों बाद में यहाँ सीईओ पर हमला हो गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि सीईओ ने खुद विधायक पर आरोप लगाए हैं। जिस प्रकार से मीडिया ने ये कहा कि विधायक का वायरल धमकी देते हुए वीडियो वायरल, मीडिया के साथियों से मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह से बात करके ये देखें कि यदि प्रिंसिपल सेक्रेटरी से उसने ऐसी बात की होती और वो ऑडियो वायरल हुआ होता
तो फिर मीडिया का क्या रुख होता। तो मैं तो ये मानता हूँ इसमें मीडिया का रोल भी जिस एंगल से उसको देखा जाना चाहिए था कि जनपद सीईओ ने भी अपने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। मीडिया के लोग ये बात करते हैं कि एक ऑडियो वायरल हुआ, सब ये पूछते हैं कि ऑडियो वायरल हुआ विधायक की और जनपद सीईओ की तू। पहले तो मीडिया को ये क्लियर करना चाहिए कि विधायक का एक क्या प्रोटोकॉल होता है और उसके सामने जनपद सीईओ कितना छोटा अधिकारी होता है। पहले तो मीडिया को ये पूरा डिटेल बताना चाहिए। तो मीडिया पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं और चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार जयराम जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिस स्थिति जिस प्रकार से निर्मित हो रही है, आपकी राय इस पर? या सामान्य आदमी हो, वो एक क्रिमिनल एक्ट है और उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन सीधे सीधे इस पर किसी को गुनाहगार ठहरा देना, खासतौर पर जहां पर केपी त्रिपाठी विधायक का मसला है, और सीधे सीधे उनको गुनाहगार जब तक की पूरी जांच और सभी तथ्य और उसकी पृष्ठभूमि सामने ना आ जाए तो उनको गुनाहगार नहीं समझाना चाहिए। एक बात अवश्य जाननी चाहिए लोगों को कि केपी त्रिपाठी माननीय विधायक हैं सिमरिया के, और उनके विधानसभा के ज्यूरिडिक्शन में सिरमौर जनपद के 3/4 पंचायतें आती हैं। तो वो इस नाते जो जनपद के सीईओ हैं उनका जो संवाद मैंने सुना और आपने भी सुना होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि से जिसका सीधे वास्ता पड़ता है पंचायतों से, उसकी समस्याओं से, उसकी आवश्यकताओं से, और जनप्रतिनिधि पर जनता का कितना प्रेशर रहता है ये वही जानता है, क्योंकि उसको फिर अगली बार चुनाव लड़ने जाना होता है। तो थोड़ा बहुत एग्रेसिवनेस तो सामान्य सी बात है, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें जिस पिच में सीईओ साहब बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ठीक परंपरा नहीं है। एक लोक सेवक का और लोक प्रतिनिधि से इस तरीके की बात करना एक सही प्रेसिडेंट नहीं है। रही बात तो किसी भी अधिकारी के ऊपर या किसी भी कर्मचारी के ऊपर या किसी भी सामान्य व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला या मारपीट, ये क्रिमिनल एक्ट है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बिल्कुल, तो ये क्रिमिनल एक्ट है अगर इस प्रकार से हमला किया जाता है। तो आप बने रहिएगा शुक्ला जी हमारे साथ में। दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम राय लेने की कोशिश करेंगे। गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो स्थिति उजागर हुई है, सामने आई है, सीधे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नेता बयानबाजी करते हैं और इसके बाद में जब मामला उजागर होता है तो उसका पूरा ठिकरा वो मीडिया पर मढ़ देते हैं। देखिए, कोई भी घटना होती है, ये बड़ी सामान्य सी प्रैक्टिस है, चाहे मीडिया हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, कि वो मीडिया को इसके लिए दोषी ठहराता है। अपने खुद का जो आचरण है, खुद का जो कृत्य है, खुद का जो व्यवहार है, वो उसको जो है जिम्मेदार नहीं मानता है। देखिए, आप क्या है कि आपका कोई भी सीईओ से, कलेक्टर से, आए दिन हम देखते ना विधायकों के, सांसदों के विवाद होते रहते हैं। उस विवाद का मतलब क्या है? क्या वो व्यक्तिगत विवाद है? यदि कोई सीईओ नहीं सुन रहा तो विधायक जो है वो चाहे तो मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकता है, कलेक्टर को शिकायत कर सकता है, लेकिन सड़क पर न्याय करने का अधिकार उसे किसी ने नहीं दिया। यदि उस पर ये आरोप लग रहा है, उसने कोई धमकी दी है, तो पहली चीज तो ये है कि इसको, सरकार को इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच कराना चाहिए और पार्टी को भी ये देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं पिछले भी भारतीय जनता पार्टी का जो शासन था 2018 तक, शासकीय कर्मचारियों से मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हैं वो इस बात की ओर इशारा तो करती हैं कि नौकरशाही और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच सरकार तालमेल नहीं बना पा रही है। इसके कारण ये अप्रिय स्थिति निर्मित होती है। इसमें मीडिया को किसी भी तरह का दोष देना न्याय संगत नहीं है। चलिए, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर तालमेल की कमी यहाँ पर उजागर हो रही है। जयराम जी, आपकी प्रतिक्रिया एक और, कि जिस प्रकार से यहाँ पर विधायक ने तो मीडिया पर टिकरा इसका फोड़ दिया, लेकिन जो पीड़ित हैं, जो सीईओ हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में जारी है, मीडिया के एंगल को अगर इतर कर दे तो उन्होंने तो सीधे साफ तौर पर आरोप ही लगाया है कि विधायक और उनके आदमी ने ही उन पर हमला किया है और इस वजह से उनकी स्थिति हुई है। क्योंकि सर्कमस्टेंस ऐसे हैं, इससे पहले विवाद
हुआ था वो सबके सामने जाहिर है। दरअसल एक बात और जाननी चाहिए कि जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो राजनीतिक वैमनस्यता के लिए एक मोहरे की तरह हो जाते हैं। अब जैसे मैं वो तो जांच से शुक्ला जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, आपको आवाज मिल रही है हमारी? लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। चलिए, आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और अपनी राय देने के लिए इस पूरे घटनाक्रम पर। तो सीईओ बुरी तरह से घायल हो गए हैं, अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज जारी है। एमएलए केपी त्रिपाठी और सीईओ के बीच बातचीत से जुड़ा ये पूरा मामला है। एक ऑडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें ऑडियो में जो विधायक हैं यानी कि केपी त्रिपाठी, वो सीईओ पर दबाव डालते यहाँ पर सुने जा सकते हैं। ऑडियो में इसके बाद दोनों के बीच जमकर बहस होती है और वायरल होने के कुछ ही घंटों बाद सीईओ पर प्राणघातक हमला हो जाता है, जिसमें सीईओ बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। बहरहाल उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज अभी जारी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीईओ ने यहां खुद बयान दिया है और उन्होंने आरोप लगाया है सिमरिया विधायक पर। उनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि इस हमले का आरोप उन्होंने विधायक केपी त्रिपाठी और उनके आदमियों पर लगाया है। वहीं मामले में अब बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी ने मीडिया को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने मीडिया पर पूरा ठिकरा फोड़ा है और उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया ने षड्यंत्र पूर्वक मुझे गलत ठहराया है। मीडिया का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया ने षड्यंत्र पूर्वक मुझे गलत ठहराया। ऐसे में अब सवाल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे यही उठ रहा है कि क्या माननीय सही है या फिर मीडिया गलत है, क्योंकि अगर ये घटना घटित हुई है तो इसे उजागर किया गया है, लेकिन ये बात एमएलए को नागवार गुजर रही है। तो माननीय सही है या मीडिया गलत है, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ नया मोड़ आता है या क्या कुछ खुलासे यहां होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और तीसरी खबर की बात कर लेते हैं। हड़ताल बहाना है या आरएसएस पर निशाना साधना है, ये बात यहां पर उजागर हो रही है। सवाल भी इसे लेकर उठते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है, जहां पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर ऐसा बयान दिया है कि उस पर राजनीति गर्मा गई है। कवासी लखमा ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के पीछे आरएसएस का हाथ है। उन्होंने कहा कि हड़ताल को लेकर कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। वहीं कवासी के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि आरएसएस देशभक्ति व राष्ट्रभक्ति का जागरण करती है। तो हड़ताल बहाना है या आरएसएस निशाना है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इसे लेकर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। पूरा मामला शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अभी आगामी दिन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है और इसे लेकर आबकारी मंत्री ने ये बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर ये तमाम बातें कही हैं। उनका अधिकार है, लोकतंत्र है, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि कर्मचारी से अपील है, बैठ के टेबल में बात करना। हम लोग कोई बाहर के तो है ही नहीं, वो अधिकारी भी बाहर के नहीं है, बात करना चाहिए। तो मैं पहले भी बोला हूँ, हिंदुस्तान में कहीं पर मध्य प्रदेश से हम लोग अलग हो क्या है, वहाँ पेंशन दे रहे क्या, उड़ीसा में दे रहे क्या, हम लोग पेंशन बहाल किया है। अगर डीए में मुर्गा का एक टांग बोलने से नहीं चलेगा। मैं अधिकारी लोग से यही अपील करूंगा, इस बात को बातों से टेबल में बात करें तो अच्छा है। अगर उस टाइप का अगर अड़ियल रवैया में कहीं ना कहीं ये आरएसएस का दिमाग होगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। तो ये प्रतिक्रिया आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दी है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर ये तमाम बातें कही है, जो प्रतिक्रिया हम आपको उनकी सुना रहे थे, इस पर अब राजनीति काफी गर्मा गई है। कवासी लखमा ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के पीछे आरएसएस का हाथ है। उन्होंने कहा कि हड़ताल को लेकर कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। वहीं कवासी के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि आरएसएस देशभक्ति व राष्ट्रभक्ति का जागरण करती है। चलिए, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल जी, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से ये बयान सामने आया है आबकारी मंत्री का, आपकी राय इस पर?
धन्यवाद। आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से अपना संदेश देने का एक मौका दिया है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अपने मौलिक अधिकार, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। महंगाई भत्ता कोई मांग नहीं है। महंगाई भत्ता जो है हमारे वेतन का एक हिस्सा है, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे फेडरेशन को किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई समर्थन नहीं है, न हम किसी से हम समर्थन मांगने वाले हैं। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी का ये जो बयान है वह उचित नहीं है। माननीय मंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि जो मूल समस्या है, हमारी जो समस्या है, वरिष्ठ मंत्री हैं, वे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करें और चर्चा करके इस अभी जो गतिरोध पैदा। कमल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता संपर्क उनसे टूट गया है। तो यहाँ आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने ये जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, कमल वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जो कि छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ के अध्यक्ष है। उन्होंने भी कहा है कि उनकी ये मांग है और बड़ी संख्या में जो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी है वो केंद्र के संबंध महंगाई भत्ते और तमाम चीज़ों को लेकर जो अपनी मांगे कर रहे हैं, इस पर राजनीति कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है और स्थिति जिस प्रकार से उजागर हो रही है कि शासकीय कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रही है। तो इससे यही स्थिति एक उजागर हो रही कि हड़ताल बहाना है, लेकिन आरएसएस पर निशाना साधा जा रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि शासकीय कर्मचारियों की अगर बात करें तो आगामी समय में वे जल्द ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाली है। लेकिन उनके इस हड़ताल को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।